ओके पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा ऑडिटिंग का थर्ड क्लास। लास्ट क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ ऑडिट का शॉर्ट में बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वॉलंटरी ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप ऑडिट आता है, पार्टनरशिप फार्म ऑडिट आता है, एलएलपी एनजीओ ऑडिट आता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इंडिपेंडेंट ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, इंडिपेंडेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट एक्सेट्रा। ओके, स्कोप पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, डिटेल ऑडिट। तो ठीक है, तो आज के क्लास में हम ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट है ना, इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो, ज़्यादा नोट्स लिखने का दरकार नहीं होगा, तुम पीडीएफ से रीड करो, हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पहले रीड करो वॉलंटरी ऑडिट और प्राइवेट ऑडिट के बारे में। देखो, तो ऑडिट इज नॉट नेसेसरी फॉर ईच फॉर्म ऑफ ओनरशिप येट दे गो फॉर ऑडिट। देखो, ये जो ऑडिट कह रहे हैं ना, वॉलंटरी ऑडिट और प्राइवेट ऑडिट, मतलब ये जो ऑडिट है कंपलसरी नहीं है। जो ऑडिट कंपलसरी नहीं होता है उसको कहते हैं वॉलंटरी ऑडिट। मतलब कुछ केस में ऑडिट कंपलसरी नहीं है, फिर भी लोग ऑडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। मतलब रीड करो, दो ऑडिट इज नॉट नेसेसरी, मतलब ऑडिट नेसेसरी नहीं है फॉर ईच फॉर्म ऑफ ओनरशिप येट दे गो फॉर ऑडिट, फिर भी वो लोग ऑडिट करते। चलो, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म, उसको ऑडिट करना कंपलसरी नहीं है, फिर भी वो लोग ऑडिट करते हैं। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स मे नॉट बी कंपलसरी येट वन में गेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड फॉर वेरियस रीजंस। देखो, बुक्स ऑफ तुम्हारा ऑडिट करना कंपलसरी नहीं है। देखो, कंपनी फॉर्म में ऑडिट करना कंपलसरी है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म हुआ या पार्टनरशिप फार्म हुआ, इस केस में ऑडिट करना कंपलसरी नहीं है, फिर भी कुछ लोग ऑडिट करते हैं क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। ऑडिट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स टुगेदर विथ द एविडेंस रिलेटिंग टू एन ऑडिट, whether it is required by law or not, for the purpose of formation of opinion with regards to true and fair view disclosed by the financial statement। ये तुम्हारा ऑडिटिंग का डेफिनेशन, ये डेफिनेशन को ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। ऑडिट क्यों होता है? देखो, ऑडिट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन, ऑडिट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड का टुगेदर विथ द एविडेंस रिलेटिंग टू एन ऑडिट, रिलेटिंग टू एन एंटिटी, whether it is required by law or not, whether it is required by law or not, for the purpose of formation of opinion, एक ओपिनियन देने के लिए with regards to true and fair view। चलो, ये डेफिनेशन ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है। ब्रॉडली देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट का दो क्लासिफिकेशन है। एक होता है तुम्हारा स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो कंपलसरी ऑडिट होता है, और एक होता है तुम्हारा वॉलंटरी ऑडिट या प्राइवेट ऑडिट। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब देखो, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स आर मैंडेटरी इन नेचर, मतलब statutory audit compulsory, audit of company, underline the word, audit of companies is mandatory under the provision of Companies Act 2013, audit of insurance company, banking company and cooperative society are also compulsory under the specific statute। देखो, अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैट्यूट के अंडर आता है, ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैट्यूट के अंडर आता है, स्टैट्यूट मतलब एक्ट, जैसे कि कंपनीज एक्ट, बैंकिंग एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैट्यूट के अंडर आता है तो स्टैट्यूट के हिसाब से ऑडिट करना कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई स्टैट्यूट नहीं है, इसीलिए
जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटर होते हैं वो लोग के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपल्सरी, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है, उन लोगों को ऑडिट करना कंपल्सरी नहीं होता है, उन लोग वॉलंटरली ऑडिट करते हैं। लेकिन जो कंपनीज एक्ट के अंदर आते हैं, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ये लोग ऑडिट करना कंपल्सरी, क्योंकि उन लोगों एक स्टैट्यूट के अंदर आते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपल्सरी होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे तुम शॉर्ट में लिख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट्स ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ वही पॉइंट से तुम्हें लिखना होगा। अब रीड करो वॉलंटरी ऑडिट। वॉलंटरी ऑडिट और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, देयर इज नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर पार्टनरशिप फॉर एक्सेप्ट फॉर ए स्टैट्यूटरी टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB। चलो इसको अभी इग्नोर करो। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई स्टैट्यूट नहीं है, मतलब एक्ट नहीं है। पार्टनरशिप के लिए एक्ट है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में ऑडिट करना, ऑडिट के बारे में कुछ नहीं लिखा है। जैसे कि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि एक कंपनी ऑडिट करना कंपलसरी, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में ऑडिट के बारे में कुछ भी प्रोविजन नहीं है, तो इसीलिए पार्टनरशिप के लिए कंपलसरी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। सोल प्रोप्राइटर के लिए कंपलसरी ऑडिट नहीं है। अगर पार्टनरशिप चाहता है तो ऑडिट करने के लिए वो वॉलंटरली ऑडिट कर सकते हैं। एक सोल ट्रेडर अगर चाहता है कि ऑडिट करने के लिए तो वो वॉलंटरली ऑडिट कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होगा, ये तुम इनकम टैक्स पीजीएपी में पढ़े होंगे सेक्शन 44 AB के हिसाब से। अगर तुम्हारा इनकम कुछ स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होता है, चाहे वो सोल ट्रेडर हो चाहे वो पार्टनरशिप हो, वहां पे टैक्स ऑडिट करना कंपलसरी। तो अगर ये टैक्स ऑडिट को हम इग्नोर करेंगे तो बाकी कहीं पे भी सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ये सब के लिए ऑडिट करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब बोलेंगे सर एक सोल ट्रेडर क्यों ऑडिट करेगा? देखो, द सोल proprietors and partnership firm may get their accounts audited voluntarily on their own because of the certain advantages। उन लोगों को कुछ एडवांटेजेस मिलेगा, जैसे कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानने के लिए वो लोग ऑडिट कर सकते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानने के लिए वो लोग ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप ऑडिट, पार्टनरशिप ऑडिट ये कंपलसरी, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है, ये वॉलंटरी ऑडिट होता है। चलो, अब बोलेंगे सर क्या एडवांटेजेस मिलेगा अगर एक एंटिटी वॉलंटरी ऑडिट करेगा, तो क्या एडवांटेजेस मिलेगा? तो अब रीड करो, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटर्स। इट इवैल्यूएट्स द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड स्ट्रेंथनेस इट बाय रिमूविंग वीकनेस इफ एनी। देखो, पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब समझो। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब खुद को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करो, या खुद का ऑर्गेनाइजेशन को खुद कंट्रोल करने के लिए कोशिश करो। चलो, मान लो ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरा एक बैंकिंग कंपनी है। ठीक है, तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करूंगा, जैसे कि चांसेस ऑफ फ्रॉड है, एरर का चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड एरर मिनिमाइज हो जाएगा। पहले मैंने क्या किया ना, यहाँ पे एक सिक्योरिटी बढ़ाया। मैंने बोला कि जो भी स्टाफ्स आएंगे, जो भी स्टाफ्स जाएंगे, उनको प्रॉपरली चेक करोगे। ठीक है, फिर मेटल डिटेक्टर मशीन के हिसाब से भी मैंने चेक करने के लिए बोला। फिर मैंने बोला कि जो भी एम्प्लॉय आएंगे पहले वो यहाँ बैठेंगे। ठीक है, यहां से मतलब यहां बैठने के बाद उनको अप्रूवल मिलेगा कि वो कौन सा सिस्टम में काम करेगा। अप्रूवल मिलने के बाद वो सिस्टम को जाएगा। मतलब एक एम्प्लॉय एक हमेशा एक ही सिस्टम में काम करेगा ऐसा नहीं है। आज तुम सिस्टम नंबर 1 में काम कर रहे हो, कल सिस्टम नंबर 2 में काम भी कर सकते हो। मतलब हर बार सिस्टम चेंज होगा। ठीक है, ये जो सिस्टम मैंने लगाया, मैं यही सोच रहा हूं कि अगर मैं ऐसा प्रैक्टिस फॉलो करूं तो मेरे बैंक में फ्रॉड या एरर का चांसेस मिनिमाइज हो जाएगा।
तो इसको कहते हैं हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इसको कहते हैं हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, चलो एक बात याद रखो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड या मिस्टेक होने का चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, जहां पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है वहां ज्यादा फ्रॉड, मतलब जो फ्रॉड होने का ज्यादा चांसेस है, मिस्टेक होने का ज्यादा चांसेस है। तुम बोलो कहां ऑडिट इजी हो जाएगा? ऑडिट करना कहां इजी होगा? जहां पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव हो या जहां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं हो। हाँ सर, ऑडिट वहां इजी होगा जहां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है। ठीक है, देखो अगर तुम ऑडिट करोगे तो ऑडिट करोगे मतलब ऑडिट में तुम फ्रॉड निकालोगे, मिस्टेक निकालोगे, एरर निकालोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है या नहीं है। अगर ऑडिट के वक्त यही पता चला कि ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, ज्यादा मिस्टेक हो रहा है, इसका मतलब जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। चलो, पहला एडवांटेजेस हो गया, इट इवैल्यूएट्स। इवैल्यूएट्स का मतलब एनालिसिस करेगा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखो बेटा, ऑडिट में तुम्हें वर्डिंग के ऊपर प्रॉपर ध्यान देना होगा, क्योंकि ऑडिट के लिए मतलब प्रोफेशनल वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएट्स का मतलब डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस, डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस। ठीक है, इट इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स स्ट्रेंथनेस बाय रिमूविंग वीकनेस। मतलब ऑडिट अगर करोगे तो तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इफेक्टिवनेस पता चलेगा, ये और हेल्दी मतलब स्ट्रांग होगा, क्योंकि जो भी वीकनेस या डिफिकल्टी है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड एडवांटेजेस देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑडिट का सेकंड एडवांटेजेस, इट इंक्रीजेस द रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो मान लो दो ऑर्गेनाइजेशन, ये सोल ट्रेडर 1, ये सोल ट्रेडर 2, यहाँ पे प्राइवेट ऑडिट या वॉलंटरी ऑडिट हो रहा है, यहाँ पे प्राइवेट ऑडिट या वॉलंटरी ऑडिट नहीं हो रहा है, तो बोलो लोग किसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भरोसा करेंगे? सर सोल ट्रेडर 1 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑडिट हो रहा है, ऑडिट हो रहा है इसका मतलब ऑडिटर एक ओपिनियन देता है कि चलो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम मिस्टेक एंड एरर्स। तो ठीक है, ऑडिट करने के वजह से तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी इंक्रीज होगा। तुम्हें यही वर्डिंग लिखना पड़ेगा कि इट इंक्रीजेस द रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लिखना पड़ेगा? इट इंक्रीजेस द रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो, इट हेल्प्स द टाइमली फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टैक्स असेसमेंट। देखो अगर तुम ऑडिट करोगे तो तुम्हारा जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो बहुत क्विकली बन सकता है, मतलब टाइमली फाइनलाइजेशन हो जाएगा। जिस टाइम में फाइनल करना है उसी टाइम में फाइनल होगा। फिर ये तो आपको पता है कि साल खत्म हो जाने के बाद तुम्हें टैक्स असेसमेंट करके टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर तुम ऑडिट कर रहे हो तो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली प्रिपेयर होगा। अगर तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली प्रिपेयर हो रहा है तो तुम्हारा टैक्स असेसमेंट भी टाइमली हो जाएगा, तुम्हारा टैक्स असेसमेंट भी टाइमली हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर देखो, इट कीप्स ए मोरल चेक ऑन द वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉय। अगर ऑडिट होगा, जो भी एम्प्लॉय है ना वो फ्रॉड करने के लिए डरेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा उन लोगों के दिमाग में एक ही पॉइंट होगा कि नहीं यहाँ पे ऑडिट हो रहा है, अगर हम फ्रॉड करेंगे या मिस्टेक करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो नौकरी चला जाएगा, नहीं तो सैलरी कट जाएगा, नहीं तो पेनल्टी फाइन लग सकता है। तो इट कीप्स ए मोरल चेक ऑन द वर्किंग ऑफ एम्प्लॉय। इट हेल्प्स देम इन ऑब्टेनिंग फंड्स easily from financial institution based on more reliable financial statement available to the bank and financial institution। देखो अगर तुम ऑडिट करोगे
तो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिलायबिलिटी बढ़ेगा। अगर तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिलायबिलिटी बढ़ेगा, रिलायबिलिटी का मतलब भरोसा, लोग अगर तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मतलब रिले करेंगे तो बैंक भी तुम्हारे ऊपर रिले करेगा, बैंक भी तुम्हें लोन देगा। अगर तुम ऑडिट नहीं करोगे तो बैंक तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। बैंक बोलेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या मतलब सच्चाई क्या है या गलत क्या है वो तो हमें पता नहीं है, हम तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, हम तुम्हें लोन नहीं दे सकते। अगर तुम लोन लेना चाहते हो तो तुम एक काम करो, तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करा के लाओ। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर तुम ऑडिट करोगे तो लोन लेना बहुत आसान हो जाएगा। इजीली ऑब्टेन कर सकते हो फंड्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इजीली फंड ऑब्टेन कर सकते हो फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ओके। फिर एक कॉमन पॉइंट है, ऑडिट अगर करोगे तो ये हेल्प्स इन सेटिंग ट्रेड डिस्प्यूट, लेबर डिस्प्यूट, इंश्योरेंस क्लेम। ओके, देखो यहाँ पे जो स्पेस है ना, यहाँ तुम समरी पॉइंट्स लिखोगे। चलो मैं एक कॉन्सेप्ट के लिए लिख देता हूं, बाकी कॉन्सेप्ट के लिए तुम खुद लिखोगे। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग एडवांटेजेस ऑफ वॉलंटरी ऑडिट। ठीक है, बोलो पहला एडवांटेजेस क्या होगा, बोलो पहला एडवांटेजेस क्या होगा। इवैल्यूएट्स इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आईएससी। आईएससी का मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फिर अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीजेस रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। फिर बोलो टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर कीप्स ऑन मोरल चेक, कीप्स ऑन मोरल चेक। फिर सेटल ट्रेड डिस्प्यूट, चलो सेटल डिस्प्यूट। हेल्प्स इन रेजिंग लोन, लोन लेने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट देखो एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड अदर। क्या बेटा पार्टनरशिप के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट लगेगा या वॉलंटरी ऑडिट लगेगा? वॉलंटरी ऑडिट लगेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म वॉलंटरी ऑडिट करता है तो उसको क्या एडवांटेजेस मिलेगा? इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अंडरलाइन द वर्ड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स अमंग द पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोर रिलायबल अकाउंटिंग। अगर पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होगा तो पार्टनरशिप फर्म का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका रिलायबिलिटी बढ़ेगा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिलायबिलिटी बढ़ता है तो पार्टनर के बीच में सेटलमेंट करने के लिए इजी हो जाएगा। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनर्स, स्लीपिंग पार्टनर्स हु आर नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस एंड कीप ए चेक ऑन पर्सन्स हु आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। देखो स्लीपिंग पार्टनर का मतलब जो घर में बैठता है फिर कुछ प्रॉफिट लेता है। ठीक है, माइनर के पास इतना नॉलेज नहीं है अकाउंटिंग ये सब का। फिर उसके बाद जो पार्टनर डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के भरोसा करेंगे कि हाँ चलो हमारा बिजनेस ठीक हो रहा है। तो ऑडिट अगर होगा तो उन लोगों का भरोसा बढ़ेगा या इंक्रीज होगा। ठीक है, इट हेल्प्स इन पार्टनरशिप फर्म फॉर सेटलमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट। क्या आपको मालूम है गुडविल प्रॉफिट बेसिस पे वैल्यूएशन होता है? हाँ,
नहीं तो कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से वैल्यूएशन होता है, जहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन करना पड़ता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी। चलो, अगर तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑडिट होगा, इसका मतलब एसेट का करेक्ट वैल्यू आएगा, लायबिलिटी का करेक्ट वैल्यू आएगा, प्रॉफिट का करेक्ट वैल्यू आएगा। तो जो गुडविल वैल्यूएशन होगा तो वो गुडविल का कुछ वैलिडिटी रहेगा, या मतलब करेक्टली गुडविल वैल्यूएशन हो सकता है अगर तुम ऑडिट करोगे तो। यहां पे तुम शॉर्टकट में नोट्स लिख सकते हो। चलो अब रीड करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज द चेकिंग ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ कहता है कि तुम ऑडिट करो, वो ऑडिट को कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। मतलब लॉ के हिसाब से तुम ऑडिट करोगे। ऐसे तुम्हारा ऑडिट करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम ऑडिट करोगे क्योंकि लॉ कह रहा है ऑडिट करने के लिए। लॉ कह रहा है ऑडिट करने के लिए, वो ऑडिट को कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। देखो, मैं एक कंपनी, अगर मेरा ऑडिट करने का मन नहीं है फिर भी मुझे ऑडिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो स्टैट्यूट के अंदर आता हूं, मतलब कंपनीज एक्ट कहता है कि हर साल हर कंपनी ऑडिट करना कंपलसरी। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ। ओके, a statute or law may require having an annual audit of financial records of a company or any other entity. The law may require the audit to be conducted in the specified manner. देखो, अगर लॉ बोलेगा कि चलो तुम ऑडिट करो, लॉ भी स्पेसिफिक मैनर, मतलब कैसे ऑडिट होगा, किस प्रोसीजर में ऑडिट होगा, वो सब कुछ बता देगा। और एक बार रीड करो, a statute or law may require having an annual audit of financial records of company or any other entity. मतलब लॉ बोल सकता है ऑडिट करने के लिए। The law may require the audit to be conducted in specified manner. लॉ मैनर भी बोल सकता है। Okay. The manner of reporting, contents of audit report and the authority to which the report of auditors should be presented are all specified by the statute. लॉ ए भी बोल सकता है कि मैनर ऑफ रिपोर्टिंग क्या होगा। क्या तुम रिटिन रिपोर्ट करोगे या ओरली रिपोर्ट करोगे, डायग्रामेटिकल रिपोर्ट करोगे या ग्राफिकल रिपोर्ट करोगे, तो मैनर ऑफ रिपोर्ट क्या होगा, ये लॉ भी बोल सकता है। फिर कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट में क्या चीज तुम लिखोगे। फिर द अथॉरिटी टू हुम द रिपोर्ट शुड बी प्रेजेंटेड, मतलब रिपोर्ट किसको प्रेजेंट किया जाएगा व किसको सबमिट किया जाएगा, ये सब कुछ लॉ भी, मतलब स्टैट्यूट भी स्पेसिफाइड कर सकता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट आर मैंडेटरी इन नेचर, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी, आपको ऑडिट करना ही पड़ेगा। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट एप्लीकेबल हो रहा है तुम्हें, तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन को कंपलसरी ऑडिट करना पड़ेगा। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज जनरली द प्रिंसिपल ऑडिटर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत प्रकार का ऑडिटर होते हैं। कॉस्ट ऑडिटर होते हैं, सिस्टम ऑडिटर होते हैं, रेवेन्यू ऑडिटर होते हैं, एसेट ऑडिटर होते हैं, लेकिन सबका हेड कौन होगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जैसे कि एक कॉलेज में बहुत सारे प्रोफेसर लेक्चर्स होते हैं, लेकिन सबका हेड कौन होते हैं, प्रिंसिपल। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑडिटर होते हैं ना, सबका प्रिंसिपल होते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मतलब सब लोग स्टैट्यूटरी ऑडिटर का इंफॉर्मेशन को मानेंगे। बोलो, स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में, तुम क्या लिखोगे। इफ an organization is falls within a statute, then statutory audit applicable to that organization. Okay, statutory audit means audit required by law. Statutory audit means audit required by law. Okay, फिर लिखोगे statute or law may require having an annual audit of financial statement for any of a company or any other entity. The law may also specify the manner by which audit will be conducted, the manner of audit report, the contents of audit report, the authority to whom audit report will be submitted, etc. फिर लिखोगे कि statutory audit is compulsory। फिर लिखोगे statutory auditor is the principal auditor of the
ऑर्गेनाइजेशन। बस इतना ही पॉइंट तुम्हें लिखना पड़ेगा। चलो, इन द केस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 governs the audit of accounts, its reporting and manner of preparing audit report। अगर तुम कंपनीज एक्ट 2013 देखोगे तो कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी का ऑडिट कैसे होगा, कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट में क्या कंटेंट रहेगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है, या सब के लिए प्रोविजंस है। इन द केस ऑफ ऑडिट ऑफ ए गवर्नमेंट बॉडी, द स्कोप एंड ऑडिट प्रोग्राम्स आर सेट बाय द कंट्रोलर्स ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड कंपनीज एक्ट 2013। मतलब गवर्नमेंट कंपनी के लिए सीएजी का रूल लगेगा, उसके साथ साथ कंपनीज एक्ट भी लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी होता है। फिर गवर्नमेंट कंपनी का स्कोप और गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिट होगा उसका स्कोप और प्रोग्राम कौन सेट करेगा, सीएजी। सीएजी का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर्स जनरल। ओके। इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, अंडरलाइन द वर्ड इंश्योरेंस कंपनी या नेशनलाइज्ड बैंक, the audit is governed by the specific statute and IRDAI RBI। IRDAI का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RBI का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब कंपनीज एक्ट के लिए स्टैट्यूट क्या होगा, कंपनी के लिए स्टैट्यूट क्या होगा, कंपनीज एक्ट 2013। गवर्नमेंट बॉडी के लिए बोथ सीएजी एंड कंपनीज एक्ट 2013। इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस एक्ट एंड IRDAI। बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग एक्ट एंड RBI। चलो, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड पब्लिक शेयर होल्डर इन द जनरल मीटिंग एंड शेयर होल्डर्स कैन नॉट डेलीगेट दिस पावर टू डायरेक्टर इवन बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशन। ये पॉइंट हम कंपनी ऑडिट में डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए कंपनी, अंडरलाइन द वर्ड कंपनी। कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर किसके द्वारा अपॉइंटेड होगा, अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग, एंड शेयर होल्डर्स कैन नॉट डेलीगेट दिस पावर टू डायरेक्टर्स इवन बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशन। देखो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए कंपनी बोर्ड के द्वारा अपॉइंटमेंट होगा, फिर कुछ केसेस में शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंट होगा। ठीक है, अगर शेयर होल्डर यही चाहते हैं कि चलो हर केस में बोर्ड अपॉइंट करेंगे, बोर्ड को मैंने पावर दे दिया, मैं एक शेयर मतलब हम लोग शेयर होल्डर, हम लोग एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड को पावर दे दिए कि चलो बोर्ड हर केस में मतलब हमेशा स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है, लॉ के हिसाब से अपॉइंटमेंट होगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट लॉ के हिसाब से होगा। ठीक है, लॉ के हिसाब से कुछ केसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, कुछ केसेस में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। शेयर होल्डर्स अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। A statutory auditor can be appointed by the central government if shareholders fails to appoint an auditor। अगर शेयर होल्डर्स फेल किए स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटमेंट करने में, मतलब शेयर होल्डर स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए, तो उस केसेस में डायरेक्टर के पास पावर नहीं जाएगा, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। रीड करो ये पैराग्राफ को। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ शेयर होल्डर्स फेल्स टू अपॉइंट एन ऑडिटर। अगर शेयर होल्डर फेल्स टू अपॉइंट द ऑडिटर, देन द ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय, बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर कह रहे हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट शुड बी परफॉर्म्ड बाय ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड नॉट बाय एनी अदर पर्सन। ठीक है, चलो डाउट क्लियर कर दो।
कि कंपनी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है वो हमेशा प्रिंसिपल ऑडिटर होता है, मतलब उसके पास ज्यादा पावर होता है, बाकी जो भी ऑडिटर होते हैं ना उनके अंडर आते हैं। ओके, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट होने से तुम स्टैट्यूटरी ऑडिटर के हिसाब से अपॉइंट नहीं हो सकते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। देखो मान लो तुम सीए कर रहे हो, सीए का फाइनल एग्जाम पास हो गया, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। अब तुम्हारे पास तुम जॉब भी कर सकते हो, नहीं तो प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो इंस्टीट्यूट को तुम अप्लाई करोगे कि चलो मुझे एक सीओपी दे दो। सीओपी का मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो जिसके पास सीओपी होता है वो लोग को कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। वो लोग ऑडिटर के हिसाब से अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को सीओपी नहीं मिलता है, ठीक है। अगर तुम ऑडिट प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो सीए क्वालिफाई होने के बाद तुम्हें इंस्टीट्यूट से सीओपी लाना पड़ेगा। चलो मान लो कि तुम सीए में कर रहे हो, सीए में करने के बाद तुम्हारे पास जॉब स्कोप भी है, तुम्हारे पास प्रैक्टिस का स्कोप भी है। अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इंस्टीट्यूट से एक सीओपी लाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर तुम सीओपी लाओगे तो तुम कॉस्ट ऑडिटर के हिसाब से अपॉइंट हो सकते हो। फिर भी तुम्हारा प्रिंसिपल ऑडिटर कौन होगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ज्यादा पावर होता है कॉस्ट अकाउंटेंट्स के कंपैरिजन में। बोलो एडवांटेजेस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट का एडवांटेजेस क्या होगा, इसको अभी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, फिर भी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कंपनी ऑडिट में, ठीक है। क्योंकि कंपनी ऑडिट में हम स्टैट्यूटरी ऑडिट को ही डिस्कशन करेंगे। चलो एडवांटेजेस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट थोड़ा सा रीड करो, एक दो पॉइंट अंडरलाइन करो, मतलब हल्का फुल्का अंडरस्टैंडिंग चाहिए। द ऑडिटर एक्सप्रेस्ड हिज इंडिपेंडेंट ओपिनियन after following relevant audit procedure and checking the internal control and internal evidence necessary for the conduct of audit। अब बोलेंगे सर ये क्या बोल दिया, ये कुछ नहीं बोला, बहुत सिंपल बात में कह रहा है, तुम्हें समझना पड़ेगा। चलो एक एक पॉइंट को अंडरलाइन करो। द ऑडिटर एक्सप्रेस हिज इंडिपेंडेंट ओपिनियन, अंडरलाइन द वर्ड इंडिपेंडेंट ओपिनियन। देखो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट ओपिनियन देगा। इंडिपेंडेंट ओपिनियन का मतलब जो मैंने फील किया वही ओपिनियन मैंने दिया, ठीक है। मैं किसी के इन्फ्लुएंस में मेरा ओपिनियन को नहीं चेंज करूंगा, उसको कहते हैं बायस्ड ओपिनियन। क्या कहते हैं? बायस्ड ओपिनियन। मतलब मान लो कि तुम स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तुम्हें जो लगा, तुम जो फील किए, तुमने जो देखा बस वही रिपोर्ट करना है। अगर तुम्हें कोई बोलेगा कि चलो इतना पैसा मैं दे दूंगा तुम रिपोर्ट चेंज कर दो, वो नहीं हो सकता है। अगर स्टैट्यूटरी मतलब ऑडिटर बायस्ड ओपिनियन दे रहा है, मतलब किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस होके झूठा ओपिनियन दे रहा है, तो वहां पे वो दोषी साब्यस्त होगा। कौन? ऑडिटर। वो जेल जाएगा, फाइन पेनल्टी देगा, ठीक है। इसका मतलब लॉ कह रहा है कि ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना चाहिए। लॉ क्या कह रहा है कि ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना है। चलो, द ऑडिटर एक्सप्रेस हिज इंडिपेंडेंट ओपिनियन आफ्टर फॉलोइंग रिलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर। देखो मान लो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मेरे पास एक ऑडिट आया। एक कंपनी मुझे बोला कि सर हम चाहते हैं आपको ऑडिटर के हिसाब से अपॉइंट करने के लिए। मैंने बोला ठीक है चलो मैं 10 लाख रुपया लूंगा, तुम्हारा ऑडिट कर दूंगा। तो कंपनी
साइन किया, फिर हमारा एग्रीमेंट हो गया कि मैंने ऑडिटर के हिसाब से अपॉइंटमेंट हो गया। ओके, मैं घर में बैठा एक रिपोर्ट लिख दिया, फिर मैंने बोला नहीं नहीं ये इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, मुझे ऐसे रिपोर्ट देने के लिए कोई नहीं बोला था, मैं जो फील किया, मुझे जो सच लगा मैंने रिपोर्ट में लिखा, लेकिन मैं ऑडिट करने नहीं गया हूं, कुछ भी प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया हूं। बोलो क्या मेरा रिपोर्ट सही है? नहीं, मैं जेल जाऊंगा, मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया हूं। इसका मतलब ऑडिटर ऐसे ऐसे रिपोर्ट नहीं दे सकता है, ऑडिटर को पहले ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या चीज? ऑडिट प्रोसीजर, मतलब रिलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर को तुम परफॉर्म करोगे, मतलब तुम कुछ स्टेप लोगे, कुछ काम करोगे, जिसको कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर। बोलो व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट प्रोसीजर? ऑडिट प्रोसीजर मींस एक्शन टू बी टेकन बाय या प्रैक्टिस टू बी फॉलोड बाय ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ओके, तो बिना ऑडिट प्रोसीजर में तुम रिपोर्ट नहीं दे सकते हो। ऑन चेकिंग द इंटरनल, चेकिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एविडेंस। बोलो अगर तुम ऑडिट करोगे तो क्या प्रैक्टिस फॉलो करोगे? पहले ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। अब बोलेंगे सर ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, हम आगे देखेंगे ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है। तो पहले हम ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, फिर कुछ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एविडेंस कलेक्ट करेंगे, फिर एविडेंस को देख के हम रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, बोलो ऑडिट का मतलब क्या होता है? मतलब ऑडिट का प्रोसीजर क्या होता है? पहले ऑडिट प्रोसीजर लगेगा, उसके साथ कलेक्शन होगा एविडेंस, देन बनेगा रिपोर्ट। एपी प्लस ई इज इक्वल टू आर। एपी का मतलब होता है ऑडिट प्रोसीजर, ई का मतलब होता है एविडेंस, आर का मतलब होता है रिपोर्ट। तुम्हारे पास एपी नहीं है, ई है, तुम रिपोर्ट दे दिया, ये गलत होगा। ये दोनों चाहिए, प्रोसीजर लगाओगे, एविडेंस कलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद रिपोर्ट दोगे। ठीक है, रिपोर्ट। ही कमेंट्स ऑन द ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिटर क्या कमेंट करेगा, मतलब क्या ओपिनियन देगा? व्हेदर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। क्या तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू? अगर ट्रू, ऑडिटर बोलेगा हाँ ये ट्रू। अगर ट्रू नहीं है, बोलेगा इट इज नॉट ट्रू। ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, ऐसा होता तो और अच्छा होता, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ये सब नहीं बोलेगा। एक ही लाइन में ओपिनियन देगा कि हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर, हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर। अगर ऑडिटर को लगता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, वो बोलेगा कि दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एंड फेयर। चलो एडवांटेजेस क्या होगा हम देखेंगे। द मेंबर, शेयरहोल्डर्स, स्टेक होल्डर्स फॉर देयर इकोनॉमिक डिसीजन एंड फॉर एक्सरसाइजिंग देयर वोटिंग राइट्स। देखो ऑडिट रिपोर्ट को मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स यूज करते हैं फॉर देयर इकोनॉमिक डिसीजन एंड एक्सरसाइजिंग देयर वोटिंग राइट्स। मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट होगा, जो ओपिनियन देगा कौन? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। वो ओपिनियन को कौन यूज करेंगे या कौन यूज करेगा? मेंबर्स यूज करेगा। क्यों? क्योंकि फॉर टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। शेयर होल्डर्स यूज करेगा। क्यों? क्योंकि फॉर टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। स्टेक होल्डर्स यूज करेगा। क्यों? क्योंकि फॉर टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। अब बोलेंगे सर कई सालों से मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि ये मेंबर्स, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, ये तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो, एक कंपनी का शेयर तुम खरीदोगे तो तुम बन जाओगे शेयर होल्डर। एक कंपनी का शेयर खरीदने के बाद तुम बन जाओगे शेयर होल्डर। ठीक,
जैसे कि सीए में एग्जाम तुम पास हो गया, तुम्हारा तुम हो गया सीए में कॉस्ट अकाउंटेंट। फिर इस शेयर होल्डर को मेंबरशिप लेना पड़ेगा। मेंबरशिप लेने के बाद उन लोगों को हम मेंबर बोलेंगे। ओके, ये जो कॉस्ट अकाउंटेंट, इनको मेंबरशिप लेना पड़ेगा इंस्टीट्यूट से। मेंबरशिप लेने के बाद तुम मेंबर बनोगे इंस्टीट्यूट का। स्टेक होल्डर मतलब जिसका कुछ भी इंटरेस्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के साथ है, वो स्टेक होल्डर। क्रेडिटर भी स्टेक होल्डर में आएगा, डिवेंचर होल्डर भी स्टेक होल्डर में आएगा, एम्प्लॉय भी स्टेक होल्डर में आएगा, क्योंकि एम्प्लॉय का कुछ भी तो बेनिफिट्स मिल रहा है ना, कंपनी से सैलरी मिल रहा है, वजह से मिल रहा है। गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर, मेंबर्स भी स्टेक होल्डर। मतलब स्टेक होल्डर अगर बोला जाएगा तो वाइड टर्म है। पब्लिक भी स्टेक होल्डर, क्योंकि अगर कल कंपनी कुछ पॉल्यूशन क्रिएट करेगा तो एनवायरनमेंट खराब होगा, तो उसका इफेक्ट पब्लिक के पास जाएगा या नहीं जाएगा। मतलब स्टेक होल्डर अगर बोलोगे तो स्टेक होल्डर में सब आएंगे। अगर ऑडिट होगा तो टैक्स असेसमेंट टाइमली होगा। अगर ऑडिट होगा तो टैक्स असेसमेंट टाइमली होगा। तीसरा एडवांटेजेस क्या होता है? फॉर डिटरमाइन द परचेज एंड सेल कंसिडरेशन इन केस ऑफ ऑनगोइंग कंसर्न। अगर कंपनी गोइंग कंसर्न में सेल होगा तो पीसी निकाला जाएगा। पीसी का मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन जब तुम निकालोगे तब ऑडिट रिपोर्ट काम में आएगा। चलो, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट्स इन केस ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट, ये तो हो गया। बिफोर द कोर्ट इन केस ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट विथ एम्प्लॉय, क्रेडिटर्स, डेटर्स। ऑडिट रिपोर्ट यूज हो सकता है जब कोर्ट में कुछ डिस्प्यूट सेटल हो रहा है। डिस्प्यूट किसके साथ हुआ था? एम्प्लॉय के साथ हुआ था, नहीं तो क्रेडिटर के साथ हुआ था, डेटर के साथ हुआ था, एक्सेट्रा। बस ये बहुत सारे एडवांटेजेस है, इसको खुद रीड कर लोगे, समझ में आ जाएगा। फिर छोटा छोटा पॉइंट करके भी लिख सकते हो। चलो अब देखो गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है। यूनाइटेड नेशंस हैंडबुक on government auditing in developing countries state that government auditing is the objective, systematic, professional and independent examination of financial, administration and other operation of a public entity for the purpose of evaluating and verifying them, presenting a report containing comments, conclusion and recommendation, and expressing the appropriate professional opinions and expressing the appropriate professional opinions in respect of financial statement। देखो बेटा, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब पब्लिक एंटिटी, ठीक है। जो ऑडिट डेफिनेशन मैंने सिखाया था उस डेफिनेशन में तुम पब्लिक एंटिटी डाल दो, बस वो हो जाएगा गवर्नमेंट ऑडिट का डेफिनेशन। और एक बार रीड करो। गवर्नमेंट ऑडिट का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस ऑफ ए पब्लिक एंटिटी, मतलब सिस्टमेटिक, इंडिपेंडेंट, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन किस चीज का? फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशन ऑफ ए पब्लिक एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड वेरीफाइंग देम। इवैल्यूएट करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे। प्रेजेंटिंग ए रिपोर्ट कॉन्टेनिंग कमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो ये हो गया। द CAG ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट ऑडिट का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन CAG होता है। गवर्नमेंट ऑडिट का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन CAG होता है। CAG का मतलब कंट्रोलर जनरल, ऑडिटर जनरल।
टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट में विभिन्न प्रकार का ऑडिट होता है। एक होता है ट्रांजैक्शन ऑडिट, ट्रांजैक्शन ऑडिट में एक्सपेंडिचर ऑडिट, रिसिप्ट ऑडिट, और एक होता है एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। तो पहले देखो ट्रांजैक्शन ऑडिट। ट्रांजैक्शन ऑडिट का मतलब एक्सपेंडिचर ऑडिट, रिसिप्ट ऑडिट। तो पहले देखो एक्सपेंडिचर ऑडिट क्या होता है। अब बोलेंगे सर एक्सपेंडिचर ऑडिट का मतलब ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। हाँ बेटा, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं है। कहते हैं ना एक लाइन, सरकार का माल दरिया में डाल। हाँ, गवर्नमेंट एंटिटी में पैसा पब्लिक का होता है। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट। तो ठीक है, तुम मन मर्जी खर्चा नहीं कर सकते हो गवर्नमेंट एंटिटी में। तुम बोलोगे कि सरकार का माल दरिया में डाल, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट एंटिटी, हाँ अगर तुम्हारा खुद का एंटिटी तो तुम मन मर्जी खर्चा कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट एंटिटी में या पब्लिक एंटिटी में पैसा मन मर्जी खर्चा नहीं हो सकता है। पहले रूल होगा, रूल के हिसाब से सैंक्शन होगा, फिर उसके बाद खर्चा होगा। मतलब एक्सपेंडिचर होने के लिए, मतलब एक्सपेंडिचर होने से पहले देखना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर के लिए रूल है या नहीं। अगर रूल नहीं है तो एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता है। हाँ, रूल है, फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का सैंक्शन होना जरूरी। सैंक्शन होने के बाद वो खर्चा होगा। देखो ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं, ऑडिट एग्नेस्ट रूल ऑफ ऑर्डर, ऑडिट ऑफ सैंक्शन, ऑडिट एग्नेस्ट प्रोविजन ऑफ फंड। ऑडिट एग्नेस्ट प्रोविजन ऑफ फंड क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी देखो ऑडिट एग्नेस्ट रूल एंड ऑर्डर। इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुलरिटी ऑडिट। अंडर दिस द ऑडिटर हैज टू सी दैट द एक्सपेंडिचर incurred conforms the relevant provision of the statutory enactment and is in accordance with the financial rule and order framed by the competent authority। देखो मान लो एक गवर्नमेंट एंटिटी, इस एंटिटी में एक ट्रांजैक्शन हुआ है, एक्सपेंडिचर। तुम ऑडिटर, तुम ये ट्रांजैक्शन के लिए एक्सपेंडिचर ऑडिट करोगे। पहले देखोगे ये एक्सपेंडिचर के लिए रूल है या नहीं। हाँ, मान लो रूल है, मान लो रूल है, फिर उसके बाद तुम देखोगे क्या इसके लिए प्रॉपर सैंक्शन हुआ है या नहीं है। द ऑडिटर हैज टू इंश्योर दैट ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज कवर्ड बाय ए सैंक्शन। फिर उसके बाद तुम देखोगे, मतलब ऑडिट एग्नेस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, मतलब इसके लिए फंड क्रिएट हुआ था या नहीं हुआ था, वो फंड से एक्सपेंडिचर हुआ है या नहीं हुआ है। इट contemplates that there is a provision of fund out of which expenditure can be incurred and the amount of such expenditure does not exceed the sanction amount। गवर्नमेंट एंटिटी या पब्लिक एंटिटी में देखो, पब्लिक एंटिटी में ट्रांजैक्शन ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांजैक्शन ऑडिट का मतलब एक्सपेंडिचर ऑडिट एंड रिसिप्ट ऑडिट। और एक बार बोलो, गवर्नमेंट, अगर तुम गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो तो पहले तुम ट्रांजैक्शन ऑडिट करोगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन ऑडिट में दो चीज आएगा, एक्सपेंडिचर ऑडिट और रिसिप्ट ऑडिट। एक्सपेंडिचर ऑडिट जब तुम करोगे तीन चीज देखोगे, क्या क्या रूल एंड ऑर्डर था, हाँ, क्या प्रॉपर सैंक्शन हुआ है, हाँ, क्या जितना अमाउंट सैंक्शन हुआ था उतना अमाउंट है, उससे कम खर्चा हुआ है या उससे ज्यादा खर्चा हुआ है। बस यही तीन चीज तुम देखोगे एक्सपेंडिचर ऑडिट में। हाँ, और एक चीज देखोगे, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो मान लो मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूं, ठीक है, मैंने पब्लिक कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी का कुछ खर्चा किया।
ऑडिटर उसका प्रोप्राइटी देखेगा। क्या देखेगा? प्रोप्राइटी। प्रोफिट का मतलब होता है जो खर्चा हुआ है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, मतलब उसका बेनिफिट्स किसी एक पर्सन के पास नहीं जाना है। गवर्नमेंट पे या पब्लिक एंटिटी का जो भी खर्चा होगा वो पब्लिक के लिए खर्चा होना चाहिए। ठीक है, अगर वो पब्लिक के लिए खर्चा हुआ है तो उसका प्रोप्राइटरी एलिमेंट है। अगर पब्लिक के लिए खर्चा नहीं हुआ है वो एग्नेस्ट प्रोप्राइटी में जा रहा है, तो ऑडिटर देखेगा कि यहां पे प्रोप्राइटरी हुआ है या नहीं है। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। तो रीड करो इसको। द ऑडिटर हैज टू एंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड आर विथ रेस्पेक्ट टू द recognized standard of financial propriety, quantity, quality, morality and ethics। अच्छा काम करो, यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे लिखो the benefits of such expenditures goes to public। the benefits of such expenditure should be goes to public and not to some specific persons, and not to some specific persons। उसका बेनिफिट्स पब्लिक के पास जाना है, स्पेसिफिक पर्सन के पास नहीं। चलो प्राइवेट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, उसका डिफरेंस यहाँ पे तुम खुद रीड करोगे। स्टैट्यूटरी ऑडिट यानी गवर्नमेंट ऑडिट का भी डिफरेंस है, ये ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। यहाँ पे देखो प्रोप्राइटरी ऑडिट है, ये नोट सभी काम में आएगा जब हम प्रोप्राइटरी ऑडिट रीड करेंगे।